ननद पति की बहन है, बहन बनकर रहे, पत्नी बनने की कोशिश मत करें। जूली विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। जूली का पति महेश था, जो कि पूरी तरह से अपनी माँ और शादीशुदा बहन निशा के कहे अनुसार चलता था। जूली को ऐसा लगता था कि महेश को अगर एक गिलास पानी भी पीना होता था तो भी जब तक मम्मी नहीं बोलेगी पानी नहीं पिएगा। और ननद निशा का यही हाल था कि अगर जूली एक बिंदी भी अपने पति महेश से मंगवाती थी तो उसका हिसाब ननद निशा को देना होता था और फिर उसका कहना होता था अभी अभी तो शादी हुई है और चूड़ियाँ बिंदियाँ कम पड़ने लगी। जूली दहेज में काफ़ी कुछ लेकर आई थी, लेकिन फिर भी बात बात पर जूली की सासू माँ ननद निशा और देवर रमेश उसको ताना मारा करते थे। जूली के दहेज में एक एसी भी था, जो कि उसके मम्मी पापा ने जूली के कमरे के लिए दिया था, लेकिन सासू माँ और ननद का कहना था क्या देवर रमेश के कमरे में एसी नहीं लगेगा, जब देना था तो दोनों भाइयों के लिए देते। ऐसे भला होता है क्या कि इंसान अपनी बेटी को दे और अपने दामाद के छोटे भाई के लिए भी दे। यह सारी बातें जूली को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। बात बात पर जूली की सास देवर रमेश और ननद निशा, जो कि शादीशुदा थी लेकिन फिर भी अपने ससुराल से ज़्यादा अपने मायके का हिसाब किताब रखती थी, उसे ताने मारती ही रहती थी। महेश तो जूली को कुछ भी नहीं समझता था। इसी तरह करीब 3 महीने बीत गया। अब गर्मी जाने को थी, लेकिन जूली के कमरे में एसी नहीं लगा था, क्योंकि सासू माँ का कहना था जब तक उसके छोटे बेटे रमेश के कमरे में जूली के पापा एसी नहीं देंगे तब तक जूली के कमरे में भी एसी नहीं लगेगा। बहुत ही नीच और घटिया थे जूली के ससुराल वाले और उसका पति भी। और इन सब से सबसे अधिक साथी थी जूली की ननद निशा, जो कि जूली की शादी होने के बाद 3 महीनों में 6 से 7 बार अपने मायके आ चुकी थी। वह जब भी मायके आई तो जूली की शादी में मिले हुए साड़ी और मेकअप लेकर बैठ जाती और जो कुछ भी उसे पसंद आता हर बार उठा कर ले जाती। माँ और भाई बोलते हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इसके पास इतना तो है और मेकअप करने के लिए शक्ल भी होनी चाहिए, शक्ल ही नहीं है तो मेकअप क्या करेगी। और पता नहीं उल्टी सीधी क्या क्या बातें करके हंसने लगती। जूली सब कुछ बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने सिखा रखा था कि ससुराल में शुरू में काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। जूली अगर कभी अपने मम्मी पापा से फ़ोन पर बात करती तो सास देवर उसका पति और अगर ननद वहाँ पर होती तो वह भी सब मिलकर उसकी बातें सुनते और उसे ज़्यादा देर तक बात नहीं करने देते। बहुत परेशान हो गई थी जूली। ननद जब अपने ससुराल चली जाती थी तो घंटों जूली के पति महेश से फ़ोन पर बातें किया करती थी और जूली के एक एक चीज़ का हिसाब लिया करती थी और महेश बहुत आराम से सारे हिसाब दिया भी करता था और जैसा बहन समझाती थी वैसे ही जूली के साथ करता था। इसी बीच जूली गर्भवती हो गई। अब तो जूली के लिए और भी मुश्किल बढ़ गई। उसे बहुत उल्टियाँ आती थी, लेकिन फिर भी सासू माँ और ननद का कहना था कि यह तो हर औरत को झेलना पड़ता है, तुम कोई पहली नहीं हो, इसलिए सारे काम तो तुम्हें पहले की तरह ही करने पड़ेंगे। ननद फ़ोन से जूली कितनी बार उल्टियाँ करती है, यहाँ तक कि हिसाब अपने माँ और भाई से लिया करती थी और साथ में यह भी बोला करती थी कि इतनी उल्टियाँ भला होती हैं, इसमें से आधे तो वह झूठ मूठ का ड्रामा के लिए करती होगी, तुम लोगों को दिखाने के लिए कि वह कितनी तकलीफ में है। उसके इस नकली तकलीफ में चक्कर में मत आना, नहीं तो कोई काम नहीं करेगी और चुपचाप कमरे में आराम करेगी और बुढ़ापे में माँ को सारा काम करना पड़ेगा। भला कोई उल्टी करने का ड्रामा कर सकता है क्या। लेकिन निशा ने महेश को समझा रखा था कि दिन में अगर 2 बार से अधिक उल्टियाँ होती हैं तो समझ लो कि ड्रामा कर रही है। और महेश भी उसी को सच मानता था और जूली को दिन भर घर के कामों में झोंका रखता था। जूली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन
फिर भी वह लोग उसे मायके नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि निशा ने महेश को समझा रखा था कि यह मायके जाएगी तो यहाँ की बुराई करेगी कि हमने इसके साथ गलत व्यवहार किया है, इससे हमारी बदनामी होगी, जबकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसे अपने घर के रंग में ढालने के लिए थोड़ा कड़ा तो रहना जरूरी है, इसीलिए इसे मायके मत भेजो। लेकिन जब आखिरी महीना आ गया और अब जूली के सास को लगा कि बच्चा अब कभी भी हो सकता है और उन्हें सारी देख रेख करनी पड़ेगी, तो आखिरी के 15 दिन पहले उन्होंने जूली को महेश के साथ मायके भिजवा दिया, क्योंकि बहू तो सिर्फ घर के फर्ज निभाने के लिए और जिम्मेदारियां निभाने के लिए होती है, और बहू के पति जो जिम्मेदारियां होती है वह ससुराल वालों की नहीं, मायके वालों की होती है। मायके में उसकी हालत देखकर उसके मम्मी और पापा की आंखों में आंसू आ गए। इतनी कमजोर हो चुकी थी वह। खैर, माँ पापा तो अपनी बेटी के लिए करेंगे ही, और उन्होंने जूली का बहुत ख्याल रखा। कुछ दिनों में जूली थोड़ी स्वस्थ हो गई और फिर उसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब ससुराल वालों ने और भी एक ताना मारना शुरू कर दिया और बोलने लगे, कैसी लड़की है, हमारे खानदान की परंपरा तोड़ दी। हमारे यहाँ तो पहला बच्चा बेटा होता है। मेरा पहला बेटा महेश था, उसके बाद निशा हुई, उसके बाद रमेश, और हमारे खानदान में सबको पहला बच्चा बेटा ही हुआ है। यहाँ तक कि मेरी बेटी निशा को भी पहला बच्चा बेटा ही हुआ है। यह तो अपशगुनी है ही, पहला ही बच्चा बेटी पैदा कर दी, और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा जूली को बोलने लगी। एक तो जूली की तुरंत डिलीवरी हुई थी, ऊपर से सास देवर ननद के इतने ढेर सारे ताने उसे सुनने को मिले। सासू माँ को पता था अगर अभी जूली को ससुराल ले गए तो कुछ दिन तो उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी, और यह सब तो ससुराल में कोई करने वाला है नहीं, इसलिए जूली को मायके भेज दिया गया। और 1.25 महीना अब होते होते जूली जब सासू माँ को लगा कि अब थोड़ा बहुत काम करने लायक हो गई होगी, महेश को भेजकर जोर जबरदस्ती से जूली को ससुराल बुला लिया गया। जूली के माँ बाप ने बहुत रोका, रुक जाइए, अभी जूली इतनी कमज़ोर है, बच्चे को 4 से 6 महीने का हो जाने दो, तब ले जाना। लेकिन महेश कहाँ मानने वाला था। माँ और बहन ने उसे पूरा सिखा कर भेजा था। जूली बच्चे को लेकर ससुराल आ गई। ससुराल में जूली के ऊपर पहले की तरह सारे काम की जिम्मेदारी डाल दी गई। जूली जैसे तैसे घर के कामों को करती थी। सासू माँ बच्चे को भी नहीं पकड़ती थी, बच्ची रोती रहती थी। जूली बच्चा और घर संभालते संभालते बेहाल हो जाती थी। ऊपर से गर्मी थी, जूली की बेटी गर्मी से परेशान हो जाती थी और रात रात भर रोती थी। जूली ने एक दिन महेश से कहा कि एसी पड़ी हुई है जो कि शादी में मिली है, उसे कमरे में लगवा दो, मेरे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए लगवा दो, रात भर गर्मी से रोती है। तो सासू माँ और निशा ने जूली को ताना मारना शुरू कर दिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा बोलने की? हमने पहले ही बोल दिया है कि जब तक हमारे छोटे बेटे के कमरे के लिए तुम्हारा बाप एसी नहीं देगा या एसी कहीं नहीं लगेगी, नहीं तो मैं अभी का अभी इसी केरोसिन डालकर चला दूंगी। आज जूली से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बोल दिया, क्यों रमेश काटेगा? मेरे पापा ने ले रखा है, रमेश के ससुराल से नहीं मिलेगा क्या? पहली बार आज जूली ने अपनी जुबान खोली थी, क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो चुका था। लेकिन निशा ने तुरंत महेश को इशारा किया कि अगर आज तुमने तुरंत इसका समाधान नहीं किया तो यह आगे
तुम लोगों के सर पर चढ़कर नाचेगी। और महेश ने एक जोरदार तमाचा जूली को लगाया। जूली को यकीन नहीं हुआ कि महेश उसके ऊपर हाथ उठा सकता है। उसके बाद महेश ने ले जाकर जूली को उसके मायके में रख दिया और बोला, रखिए अपनी बेटी को, अपने पास बहुत जुबान चलाने लगी है इसकी। कहकर महेश वहाँ से चला गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। महेश के जाने के बाद जूली ने सारा किस्सा बताया तो जूली के माँ बाप को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा उनकी बेटी बहुत गलत घर में फंस चुकी है। पर आप क्या कर सकते हैं, शादी के पहले यह सब पता होता तो कभी भी शादी नहीं करते। और अब तो एक बच्चा भी हो चुका है। खैर, जूली ने भी कुछ दिनों तक महेश को कोई फ़ोन नहीं किया। कुछ दिनों के बाद जूली का दिल नहीं माना और उसने महेश को फ़ोन किया तो महेश ने ठीक से बात नहीं की और बोला, निशा ने तुमसे बात करने के लिए साफ मना किया है। अगर मैंने तुमसे बात की तो निशा और माँ दोनों को बहुत बुरा लगेगा और तुम हो ही बदतमीज। निशा ने सही बोला था, अगर मैं तुम्हारी बदतमीजी सहता रहूँगा तो तुम सर पर चढ़कर नाचोगी। महेश बात बात पर अपनी माँ और निशा की जुबान ही बोलता था। अपना दिमाग तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था। और बीच बीच में रमेश भी अच्छे से महेश को भड़काता था। दिमाग से पैदल हो चुका था महेश। उसे समझ में नहीं आता था कि उसकी माँ, भाई और बहन उसे अपने अनुसार चला रहे हैं, ना कि उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने दे रहे हैं। जूली को भी बड़ा अजीब लगता था। माँ का तो तब भी समझ में आता था। बहन निशा भी लगभग रोज महेश से फोन पर घंटों बातें किया करती थी और उसे पता नहीं क्या क्या समझाया करती थी। कौन से भाई बहन रोज घंटों पर बातें करते हैं, वह भी शादीशुदा बहन। महेश के एक एक काम की हिसाब लेती। एक बार तो जूली ने फोन पर यह तक सुना कि निशा जूली के पीरियड के डेट तक का हिसाब महेश से ले रही थी। बहुत गुस्सा आया था जूली को। यह कैसे भाई बहन है कि भाभी की एक एक चीज भाई से जाननी होती है। कोई शर्म लिहाज संकोच नहीं, सिर्फ इसलिए कि अपनी भाभी की जिंदगी तबाह कर सके। कितनी नीच और घटिया औरत है। यह जूली को पता था कि उसकी सास और निशा महा घटिया औरत है, लेकिन अभी तक वह चुप थी। जूली को यह भी पता था कि निशा इतनी बदतमीज है कि उसने अपने ससुराल में भी सबका जीना हराम कर रखा हुआ है और अपने पति के साथ पूरे घर में अपना हुक्म चलाती है। ससुराल में किसी की हिम्मत नहीं होती निशा से लड़ने की और यही हाल उसने मायके में भी कर रखा है। महेश को पूरा अपने कब्जे में कर रखा है। बहुत गुस्सा आता था जूली को, क्योंकि उसका भी सारा वक्त महेश निशा को दे देता था फोन पर बातें करने में, या अगर निशा मायके में होती थी तो उसके बेडरूम में ही बैठी रहती थी ताकि पति पत्नी करीब ना आ पाए। और अब तो जूली खुद अपने मायके में आ चुकी थी निशा की मेहरबानी से और महेश उससे कन्नी काट रहा था। अब जूली भी अड़ गई थी कि जब तक महेश खुद उसे लेने नहीं आएगा वह अपने ससुराल नहीं जाएगी। जूली के माँ बाप भी जूली का दुख समझते थे, इसलिए उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे उसे ससुराल भेजने की। और उनका भी कहना था कि अत्याचार को जितना सहोगी उतना तुम्हारे साथ ससुराल वाले तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। इसका जवाब तो देना बनता ही है। लेकिन महेश और उसका परिवार जूली और उसके परिवार को हल्के में ले रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से वह लोग इतने दबंग थे कि उनसे कोई भिड़ नहीं सकता था। इसी तरह करीब 1.5 साल का वक्त बीत गया। जूली अभी तक मायके में ही थी। बेटी भी लगभग 1.25 साल की हो चुकी थी।
अब जूली को ज़्यादा मायके में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो जिम्मेदारी महेश और उसके परिवार की थी वह जिम्मेदारी जूली के मम्मी पापा निभा रहे थे, जो कि कहीं से भी सही नहीं थी। जूली के मम्मी पापा का कहना था कि एक बार समाज की तरफ से मीटिंग करके देखते हैं, और उन्होंने अपनी जाति के समाज के मंच पर अपनी समस्या रखी। उनके समाज के अध्यक्ष ने महेश के परिवार वालों को बुलाया और सामाजिक रूप से अच्छे से समझाया। दोनों पक्ष की बात सुनी गई और समझौता कराया गया कि महेश जूली को लेकर जाएगा, लेकिन वहाँ की मीटिंग खत्म होने के बाद महेश उसे लेने नहीं आया, क्योंकि निशा ने मना कर दिया था और बोला था, अरे समाज क्या होता है, उन्होंने बोल दिया और तुमने मान लिया, यह सब कुछ नहीं होता है, बोलने दो उन्हें, क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम अभी जूली को लेने जाओगे तो जिंदगी भर तुम्हारे सर पर नाचेगी। इससे अच्छा ऐसी पत्नी से छुटकारा पा लो और किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। निशा ने अच्छे से महेश का ब्रेन वॉश किया। महेश ने तालाक के कागज जूली को भेज दिए। तालाक के कागज देखकर अब जूली को समझ में आ चुका था कि घी अब सीधी उंगली से नहीं निकलेगी, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। जूली के मम्मी पापा को बहुत जोर का झटका लगा था तालाक की कागज को देखकर, पर जूली ने बोला, मम्मी पापा जब तक हम लोग चुप थे तब तक चुप थे, अब इसका इन लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे खाना तक नहीं दिया, भूखा रखा है, मेरे ऊपर हाथ उठाया है, मानसिक परेशानी दी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है मुझे सताने में। ऊपर से शादी के बाद भी काफ़ी दहेज लिया है। आप लोगों से अब मैं इन्हें जवाब दूंगी और इन्हीं की भाषा में दूंगी। जूली के माँ बाप को समझ में नहीं आया कि जूली क्या करने वाली है। जूली ने सीधा अपनी नंदोई को फोन लगाया और बोला, अपनी बीबी के ऊपर जोर नहीं चलता तुम्हारा। नंदोई ने बोला, यह कैसी बातें कर रही हैं आप। जूली ने बोला, साफ बोलो, ज़्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तेरी बीवी से अपना घर तो नहीं संभालता, मायके संभालने चली है, भाई का घर संभालेगी। और तू कैसा पति है कि तेरी पत्नी ससुराल से ज़्यादा मायके में दिमाग लगाती है, और तेरी औकात नहीं पत्नी को घर में रखने की, बल्कि उसके साथ उसके पीछे पीछे उसके मायके के पचड़ों में पड़ा रहता है। जूली ने बहुत गंदे तरीके से अपने नंदोई से बात की। नंदोई ने भी गुस्से में बोला, आप अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जूली ने बोला, अभी तक तो जुबान पर लगाम लगा रखी थी, अब जाकर तो मेरी जुबान खुली है। अब देख तेरी बीवी और तेरा क्या करती हूँ, और साथ ही साथ तेरे प्यारे ससुराल वालों का बहुत शौक है ना तेरी बीवी को मायके का हिसाब किताब रखने का। एक एक हिसाब किताब ना निकलवाया उसका तो कहना। अब सीधा थाने पर जा रही हूँ रिपोर्ट करने, और मेरे रिपोर्ट में सबसे पहला नाम तेरा और तेरी बीवी का रहेगा। मेरी जिंदगी खराब करके रखी है तुम लोगों ने, उसके बाद तेरे प्यारे ससुराल वालों का। भले तुम लोग सब जमानत पर छूट जाओ, लेकिन कम से कम 1-2 दिन पुलिस की ऐसी लाठी पड़वाऊंगी, इतना कुटवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर सही से चलने लायक नहीं बचोगे। यह तो मैंने तय कर लिया है। नंदोई को अब थोड़ा डर लगने लगा। उसने बोला, यह सब आप क्यों बोल रही हो, निशा ऐसा क्या करेगी, आखिर वह महेश की बहन है। जूली ने बोला, बहन है तो बहन बनकर रहे, पत्नी बनने की कोशिश क्यों कर रही है। जितना पत्नी महेश के करीब नहीं है उतना तो बहन ही है। 24 घंटे में 5 घंटे तो फोन पर बातें करती है, बाकी वक्त मायके में पड़ी रहती है। यह कौन सा भाई बहन का रिश्ता है, मैंने तो कभी ऐसा भाई बहन का रिश्ता नहीं देखा। मुझसे तो ज़्यादा महेश बहन से पत्नी का रिश्ता निभाते हैं, ऐसा ही दिखता है। जो रिश्ता एक पत्नी निभाती है वह रिश्ता एक बहन निभा रही है। जूली बहुत गुस्से में थी और उसने बोलते बोलते मर्यादा की सारी सीमाएं आज लांघ दी और बोला, कभी कभी तो शक होता है कि महेश की बहन है या कुछ और।
क्योंकि जिस तरह से दोनों भाई बहन आपस में चिपके रहते हैं ना, कोई भी पत्नी यही सोचेगी बहन है तो बहन बनकर रहे ना, और मेहमान बनकर मायके आए और जाए, मायके संभालने और मायके की मालकिन बनने की कोशिश क्यों कर रही है। नंदोई ने बोला, आप शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। जूली ने बोला, कोई जरूरत नहीं बात करने की, अब तो तुम लोगों को सीधा तोड़वाऊंगी और इतना तोड़वाऊंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखें। तुम लोग इस गुमान में हो ना कि अगर मैं कोई केस मुकदमा करूंगी तो सालों केस चलेगा, मैं थक जाऊंगी, मैं हार जाऊंगी और तुम लोग चैन की बंसी बजाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ मैं और आराम से मुझे कोई भी नौकरी मिल जाएगी और मेरी मम्मी इतना तो कर ही देंगी कि मेरी बेटी को संभाल लें और अपनी बेटी का खर्चा मैं बहुत आसानी से चला लूंगी और मेरा घर इतना बड़ा तो है ही कि आराम से एक कमरे में अपनी बेटी को लेकर रह लूं। लेकिन तुम लोगों को रगड़ कर न रख दिया तो मेरा नाम बदल देना। तैयार हो जाओ अपने नए जिंदगी के लिए, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और शायद तुम्हें पता नहीं मैं उंगली टेढ़ी करती ही नहीं हूँ, मैं सीधा घी के डिब्बे को गैस पे रख देती हूँ, कहकर जूली ने फोन रख दिया। नंदोई ने तुरंत महेश को फोन किया और जूली ने उससे क्या कुछ कहा था वह सारी रिकॉर्डिंग महेश को भेज दी। जूली का यह अंदाज देखकर महेश, उसकी माँ और उसका भाई रमेश घबरा गए कि जूली ऐसा भी बोल और कर सकती है। उधर जब ननद निशा ने जूली की वह बातें सुनी तो अंदर तक हिल गई। नंदोई ने बोला, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी और मायके पर हावी होने की कोशिश ने आज यह स्थिति कर दी है कि कभी भी पुलिस हम दोनों को उठाकर ले जाएगी और अच्छे से हमारी कुटाई करेगी। चुपचाप अपने काम से काम रखो और मायके का लालच छोड़ो और अपने भाई को समझा दो। ननद फोन करके महेश से बोली, जाकर जल्दी से जल्दी जूली को लेकर आओ और उससे माफी मांग लो, नहीं तो हम सब की खैर नहीं। उसके तेवर देखकर समझ में आ गया है अब वह कुछ भी कर सकती है। महेश तुरंत जूली का घर चला गया और जूली और उसके मम्मी पापा से माफी मांगने लगा। जूली ने जोरदार तमाचा महेश को लगाया और बोला, क्यों, अब जब तुम्हारी ही जुबान में तुम्हें समझाया तो बात समझ में आई। जब तक पत्नी बनकर इज्जत दी, प्यार से अपना बनाने की कोशिश की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और आज जब तुम्हारी जुबान इस्तेमाल की तो 1 मिनट में समझ में आ गया। महेश के पास जूली की बातों का कोई जवाब नहीं था। जूली ने बोला, यही गुमान है ना कि लड़की है, कर ही क्या लेगी, कैसे करेगी, बदनामी इसी की होगी, खर्च कैसे चलेगा, इतना दम रखती हूँ कि यह सब कुछ कर लूँगी। जब तक तुम लोगों को झेल लिया तो आगे भी बहुत कुछ झेल लूंगी, लेकिन तुम लोगों का जीना मुश्किल ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। महेश ने बोला, बस एक मौका और देकर देखो, अब तुम्हें शिकायत की कोई भी मौका नहीं मिलेगा। पीछे से जूली की सास और देवर रमेश भी आ चुके थे। उन्होंने भी बोला, हमें एक मौका और देकर देखिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जूली ने बोला, मेरी एक शर्त है, मैं जब भी ससुराल में रहूंगी तुम्हारी बहन वहाँ नहीं आएगी। तुम्हारी बहन वहाँ तभी आएगी जब मैं अपने मायके आई रहूंगी। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और हाँ, महेश से वह फोन पर कभी बात नहीं करेगी। कभी नहीं का मतलब कभी नहीं। मैं उस औरत को अपने आसपास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत नीच और घटिया औरत है वह। अपनी माँ से मतलब रखे, लेकिन मेरे पति से मतलब रखने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। या तो मेरा पति बनकर रह लो या उसका भाई बनकर रह लो, या तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हें क्या बनकर रहना है, लेकिन मेरे रहते उस पर घर में नहीं पड़ेंगे। महेश ने बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। और जूली महेश के साथ जाने को तैयार हो गई। जूली के माँ बाप को डर लग रहा था कि पता नहीं वह लोग वहाँ ले जाकर क्या करेंगे। जूली ने बोला, मम्मी पापा आप लोग डरिए मत, जब तक इंसान झुकता है ना तब तक लोग झुकाते हैं, और झुकाते एक दिन तोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन इंसान नीच लोगों को उनकी नीच जबान में ही समझाने लगता है ना, और
उनसे अधिक नीच होकर दिखाता है ना, उस दिन उन्हें अपनी औकात पता चल जाती है। इसलिए अब आप लोग चिंता मत कीजिए, यह लोग अब कुछ नहीं करेंगे, और अगर किया तो इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। कहकर जूली महेश के साथ अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी, और रास्ते में ही महेश ने एसी वाले को फोन कर दिया था कमरे में एसी लगाने के लिए। अब कभी भी निशा अपने मायके आती जब उसकी भाभी मायके गई होती। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।